हाँ जी साथियों, नमस्कार। बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। जल अवशोषण के बाद अगला टॉपिक आज अपन शुरू करेंगे। कौन सा? वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। चलो जी, वाष्पोत्सर्जन पादप के लिए एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया, ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो की थी हैपर द्वारा। एक कर्टिस है, कर्टिस, ध्यान रखना। कर्टिस नामक वैज्ञानिक का एक कथन है। कर्टिस ने बहुत अच्छी गजब की बात कही थी कि ये पादप के लिए आवश्यक दुर्गुण है। आवश्यक क्या है? दुर्गुण है। एक पादप के लिए आवश्यक दुर्गुण होता है कौन? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। दो चीज बताई इन्होंने वाष्पोत्सर्जन के बारे में। चलो कर्टिस का बता रहे हैं ना अपन तो। हाँ, दो चीज बताई इन्होंने। एक तो आवश्यक और एक दुर्गुण। दो चीज है भाई, साथ साथ चलता है। एक तो आवश्यक भी होता है और दूसरा उसके लिए क्या होता है? दुर्गुण भी। बहुत अच्छी गजब की चीज है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। आवश्यक क्यों है साहब? इसके द्वारा पादपों में O2 CO2 का विनिमय होता है। किसका विनिमय? O2 CO2 का विनिमय होगा साहब। पादप के अंदर ताप का नियंत्रण होता है और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? क्रिया। ये एक और बताएं, O2 CO2 यहीं बता दे क्या? आकृति नियंत्रण। ये चार कारण ऐसे हैं कि इसके द्वारा एक तो किसी भी कोशिका की आकृति निर्धारित होती है, आकृति निश्चित होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि यहां से O2 CO2 क्या होती है? गैसों का विनिमय रंध्रों के खुलने और बंद होने से होता है, जो किससे होगा? वाष्पोत्सर्जन से। और एक पादप के अंदर वाष्पीकरण होगा तो उस वाष्पीकरण के द्वारा आपको पता है ताप का क्या होता है? नियंत्रण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? क्रिया। और दुर्गुण क्यों है साहब? इसके द्वारा पादप में क्या होती है? जल की हानि। पादपों में जल की हानि किसके द्वारा होती है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। इसीलिए कर्टिस ने एक बात कही थी कि साहब ये क्या होता है? बताओ, ये क्या है कि पादपों के लिए एक आवश्यक दुर्गुण की भांति कार्य करता है। मतलब आवश्यक इसलिए क्योंकि उसकी जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाता है, और दुर्गुण इसलिए क्योंकि उसमें जल की हानि को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए आवश्यक दुर्गुण का नाम किसने दिया? कर्टिस ने। नेक्स्ट देखो, वाष्पोत्सर्जन का परिचय या इसकी परिभाषा। वाष्प के रूप में जल की हानि। वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा, या फिर अपन ये कह सकते हैं वायवीय भाग द्वारा, या अपन ये कह सकते हैं किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा होता है। इस क्रिया में जल बाहर निष्कासित होता है। निष्कासित
किसके रूप में? वाष्प के रूप में। खोज मैंने आपको बताई दी। खोज किसने की? हेपर ने। कर्टिस ने एक कथन दिया जिसका मैंने आपको समझाई दी चीजें। मतलब पादप की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सिंपल सा है, ट्रांसपिरेशन के बारे में सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इसमें। आगे जो समझाने वाली चीजें होगी ना, मैं उनको अच्छे से और भी समझा दूंगा। वाष्पोत्सर्जन पादपों में 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पादपों में कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। पहला देखो, रंध्री, उपरंध्री और वात रंध्री। वाष्पोत्सर्जन पादपों में 3 प्रकार का हो गया, रंध्री, उपरंध्री और वात रंध्री। तीनों प्रकार के वाष्पोत्सर्जन पादपों में पाए जाते हैं। बताओ किसके द्वारा? पत्तियों से और रंध्रों से। कितना होता है? 90 से 95% या सर्वाधिक। यानी सबसे ज्यादा पादप में वाष्पोत्सर्जन कौन सा होगा? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन सा होता है आपका? कौन सा? रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा सेकंड उपरंध्री। उपरंध्री किसके द्वारा होगा? क्यूटिकल के द्वारा होगा। उपरंध्री क्यूटिकल से, क्यूटिकल से ये होगा 1 से 10%। और ये होता है किसके द्वारा? तने द्वारा, 0.1 से 1%। ये आपके वाष्पोत्सर्जन है 3 प्रकार के। कौन कौन से? रंध्री, उपरंध्री और वातरंध्री। मतलब वैसे तो मोस्टली परिभाषा देखो अपन क्या लिखते हैं? वायुव्य भाग, और वायुव्य भाग में क्या है? रंध्र। तो सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं, जैसे क्यूटिकल की लेयर होती है साहब, किसके ऊपर? तने के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, जिसके द्वारा जल बाहर नहीं निकलता। मैंने लिखा था पारगम्यता वाली झिल्लियों के अंदर भी समझाया था कि वहां क्यूटिकल की परत पाई जाती है जिससे वहां से जल बाहर नहीं निकलता। तो वहां सबसे कम और वातरंध्री से भी सबसे कम। तो सब सर्वाधिक अपन को ध्यान किसका रखना है? रंध्रों का। तो अपनी मेन स्ट्रक्चर भी क्या है? रंध्रों के बारे में ही पढ़ना है अपन को। स्टोमेटा कौन है? स्टोमेटा। पत्तियों की सतह पर पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे चीने चीने छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अपन? रंध्र बोलते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। रंध्रों की जो खोज है वो खोज की थी मेल पीगी ने। बहुत नॉर्मल सी छोटी छोटी चीजें हैं, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंध्र कहां होते हैं? पत्तियों में है, पत्तियों में। और कौन सी कोशिकाओं में? मीजोफिल सेल्स में, सेल्स में। और पत्तियों पे कहां? याद रखना, सतह पर, पूरी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, पूरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। मतलब जैसे मान लो ये, जैसे ये अपन बनाए, ये तो मध्य सिरा, ये सिराएं, सिरिकाएं, ठीक है। तो इनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे डॉट बने होते हैं। इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती है ना, ये पूरी इसकी सतह होगी,
उस सतह के ऊपर जो छिद्र हैं वो छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, तो मेल पीगी वाला ध्यान रखना, यहां मीजोफिल कोशिकाएं ध्यान रखना, दो चीज याद रख लेना, बाकी माता बच्ची अपन को यहां नहीं करनी, किसी प्रकार की ज्यादा कोई टेंशन इनके अंदर नहीं लेनी। अब देखो ये जो रंध्रों का जो वितरण होता है ना, मतलब रंध्र जो पाए जाते हैं ना, 1000 से 60,000 संख्या, 1000 से 60,000 वर्ग सेमी के हिसाब से ये रंध्र पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे रंध्रों की कुछ बातें थी, मेन टॉपिक की चीजें थी। अब देखो रंध्रों के प्रकार। पत्तियों की सतह पर रंध्र हैं, तो रंध्रों के प्रकार कौन कौन से हैं? आपने सुने होंगे, अधोरंध्री, अधिरंध्री, उभयरंध्री और पोटेमोजिटोन, स्कोटोएक्टिव। तो देखो सबसे पहला उभयरंध्री। रंध्रों का वितरण, उभयरंध्री के अंदर रंध्रों का वितरण दोनों सतहों पर क्या होता है? बराबर। यदि रंध्रों का वितरण दोनों सतहों के ऊपर बराबर पाया जाता है, दोनों की जगह बराबर होते हैं, उनको कौन से बोलते हैं अपन? उभयरंध्री। उभयरंध्री का मतलब उभय का मतलब दोनों के ऊपर बराबर पाए जाते हैं, मात्रा दोनों की क्या होती है? बराबर होती है। और उभय का मतलब दोनों में समान रूप से है, इसलिए इन पत्तियों को कहते हैं अपन समद्विपार्श्विक पर्ण। और समद्विपार्श्विक पर्ण का जो एग्जाम्पल होता है वो एक बीजपत्री होता है, पादप। ठीक है, एक बीजपत्री पादप, जैसे जई, मक्का, जौ, ये कौन से हैं? आपके उभयरंध्री। दूसरा अधोरंध्री। अधो यानी अधो नीचे की सतह, नीचे की सतह पर अधिक, तो इसलिए इसको बोल दिया पृष्ठाधार पर्ण। क्या कह दिया? पृष्ठाधार पर्ण। और पृष्ठाधार पर्ण का एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पादप। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री पादप, यानी दोनों सतहों के ऊपर बराबर पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पादप। इसका एग्जाम्पल में सेव, सरसों, चना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगला तीसरा, दूसरा ये हो गया। तीसरा अधिरंध्री। अधिरंध्री कौन सी सतह पर? ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर किसमें? जलीय पादपों में, जलीय पादपों में, जैसे कमल, वाटर लिली और कुमुदनी। ये कौन से हो गए? जलीय पादप। एक रंध्र और देखें अपन, चौथा स्कोटो एक्टिव, याद रखना पड़ेगा इसको, स्कोटो एक्टिव। इसको बोलते हैं तिमीर रंध्र। स्कोटो एक्टिव या इसका दूसरा नाम क्या है? तिमीर रंध्र। और तिमीर रंध्र होते हैं जो दिन में तो है बंद और रात को खुलते हैं। दिन में बंद रहते हैं और रात को खुलते हैं, रात को बाहर, मतलब इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होगा। इसका एग्जाम्पल है
मास्लोदभिद पादप। मास्लोदभिद पादप में आपको पता है सारे आते हैं, कौन कौन से? यूफोर्बिया डंडाथोर आता है, एगेव आता है, केरसुला आता है, इसके अलावा ईडियो कैक्टस आता है, कैक्टस खुद नागफनी भी इसी के अंदर आता है, जो मास्लोदभिद पादप गंवारपाठा इसी के अंदर आता है। ये सारे स्कोटो एक्टिव रंध्र होते हैं जो जल हानि, देखो इसका कारण क्या है, क्योंकि मास्लोदभिद मरुदभिद पादपों के अंदर क्या होती है, जल की कमी। तो उस जल की कमी में मान लो दिन में भी खुल गए तो पहले ही जल कम है और ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा सूर्य के प्रकाश में, तो जल की लगातार और क्या हो जाएगी, कमी। इसलिए वो कमी नहीं हो, इसलिए इनके रंध्र दिन में तो रहते हैं बंद और रात को खुल जाते हैं। पांचवा प्रकार, पोटेमोजीटोन। पांचवा प्रकार है पोटेमोजीटोन। ये रंध्र होते हैं निष्क्रिय, मतलब इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, और इसका एग्जाम्पल है जल निगमन पादप। यानी ऐसे पादप जो जल के अंदर डूबे हुए होते हैं उनमें कभी रंध्र काम नहीं करते, मतलब उनमें रंध्रों की क्रियाविधि या कार्यशीलता नील होती है, जीरो होती है। दोबारा सुनो, अपन ने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन में क्या पढ़ा, उसका परिचय पढ़ लिया, उसका प्रकार पढ़ लिया। अब उसका अंग कौन सा है, रंध्र। तो रंध्रों के बारे में अपन ने पढ़ा, वितरण पढ़ा और उसके संख्या मात्रा वगैरह पढ़ी। अब इसके बाद में रंध्रों के प्रकार, सबसे पहला कौन सा पढ़ा अपन ने, उभयरंध्री, दोनों सतहों पर बराबर होंगे। उन पत्तियों को क्या बोलते हैं अपन, समद्विपार्श्विक। उन पत्तियों को क्या बोलते हैं अपन, समद्विपार्श्विक पर्ण। समद्विपार्श्विक पर्ण कौन सी बोलोगे, समद्विपार्श्विक पर्ण। ये समद्विपार्श्विक पर्ण हो गई। किस में मिलती है साहब, एक बीजपत्री पादपों में मिलती है, और मक्का जी, देखो कई जगह से आता है जई प्रकार के, जो प्रकार के, सेव प्रकार के, तो वो सारा ही टंटा खत्म कर दिया मैंने उसको पत्तियों के साथ भी जोड़ दिया, रंध्रों के साथ भी जोड़ दिया और एग्जाम्पल के साथ भी जोड़ दिया। देखो टॉपिकों को कनेक्ट करके आपस में पढ़ोगे ना तो ही मजा आएगा, अदरवाइज किताब में तो बेटा लाइन टू लाइन है। मैं भी यहाँ पूरी स्लाइड बना के लाता और आपको लाइन से बता देता, देखो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें कोई मजा नहीं है। पढ़ाने का मतलब क्या है, एक डेमोस्ट्रेशन आपके सामने वो चीज आए कि मुझे याद कैसे करनी है। तो उस हिसाब से अधिरंध्री ऊपरी सतह पर हो गए, तो ऊपरी सतह देखो, नीचे की सतह क्या होती है, जल के अंदर डूबी होती है पादपों की, तो जलीय पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। स्कोटो एक्टिव मेन इंपॉर्टेंट रंध्र है यहाँ तिमी रंध्र है, जो दिन में तो रहते हैं बंद और रात को क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ताकि इनमें कौन सा चक्र होता है, केम चक्र, बताएंगे आपको प्रकाश संश्लेषण में। और पोटेमोजीटोन कौन से हो गए, निष्क्रिय होते हैं, ये कभी खुलते नहीं है, मतलब क्रियाशील नहीं होते। ये कौन से हो गए, जल निगमन पादप। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा, खोज पढ़ ली, कर्टिस का कथन पढ़ लिया, फिर इसके बाद में परिचय रंध्रों के द्वारा होता है, और एक इसका वाष्पोत्सर्जन दर का मापन, याद रखना पोटोमीटर। इसमें ये चीज और याद रख लेना, पोटोमीटर। हाँ, इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, 3 प्रकार हो गए, रंध्री, उपरंध्री और वातरंध्री। फिर इसके बाद में रंध्रों की संख्या, वितरण और मात्रा हो गई, रंध्रों के प्रकार हो गए। अब देखो रंध्रों की संरचना, रंध्रों की संरचना। रंध्र होते हैं पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र।
ये मैंने दो कोशिकाएं बताई है, ठीक है। दोनों कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। ये तो किडनी आकार की और ये होती है डंबलाकार। इन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं द्वार रक्षक, गार्ड या डोर सेल। तो पहली रंध्रों की संरचना में 3 सेल होती है। पहली सेल कौन सी होगी? द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं या गार्ड कोशिकाएं या कौन सी? डोर सेल हो गई। चलो जी, डंबलाकार कोशिकाएं मिलती है एक बीजपत्री में, एक बीजपत्री में, और किडनी आकार की या सेम के बीज आकार की ये किस में मिलेगी? द्विबीजपत्री में। 2 कोशिकाएं पाई जाती है। दोनों कोशिकाओं को कौन सी बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल, और दोनों की आकृति मैंने बता दी आपको कौन कौन सी। एक तो किडनी आकार की और दूसरी डंबलाकार की। इन द्वार कोशिकाओं के बीच में एक छोटी सी बिंदुवत संरचना होती है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। बीच में एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं रंध्र छिद्र, ठीक है। इन कोशिकाओं के चारों तरफ ये कोशिकाएं हैं, इनको कौन सी कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। और सहायक कोशिकाओं के चारों तरफ और कोशिकाएं होती है ऐसे, ऐसे जुड़ी हुई, उनको कहते हैं बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं मतलब रंध्रों की संरचना में कितनी कोशिका होगी? द्वार कोशिका, दूसरी सहायक कोशिका और तीसरी कौन सी? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। इन तीनों को मिलाकर ये बनता है रंध्री तंत्र। क्या मिलेगा? रंध्री तंत्र। दोबारा सुनो प्यारे बच्चों, दोबारा सुनो री बालको। सबसे पहले मैंने ये बताया कि रंध्र पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छोटे छोटे छिद्रों में सबसे पहले एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं द्वार कोशिका, रक्षक, गार्ड या डोर सेल, जिसकी 2 आकृतियां होती है। पहली आकृति कौन सी? डंबलाकार, वो तो एक बीजपत्री में मिलती है। और दूसरी आकृति कौन सी? किडनी आकार की, वो किस में मिलेगी? त्रिबीजपत्री में। इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है बिंदुवत संरचना के रूप में, जो रंध्रीय क्रिया का और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इन सहायक कोशिकाओं, इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिकाएं कौन सी होगी? सहायक कोशिकाएं, जो रंध्रों के खिंचाव, खुलने और बंद होने, मतलब उसकी क्रियाविधि है ना, उसके ऊपर कंट्रोल करती है। और सुरक्षा का कार्य कौन करती है? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। इन तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है? आपके पास रंध्री तंत्र बन रहा है, पूरा स्टोमेटल सिस्टम बन रहा है। ये थी रंध्रों की संरचना। अब देखो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। इसको बोलते हैं रंध्रीय क्रिया या खुलने व बंद होने की
क्रिया। इसके सिद्धांत हैं 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत कोशिकीय उत्पादों की सांद्रता का सिद्धांत। पहला कौन सा है? कोशिकीय उत्पादों की सांद्रता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक वॉन मोहल। कौन है? वॉन मोहल है साहब। वॉन मोहल साहब ने क्या बताया कि एक पादप के अंदर दिन में प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, पदार्थ निर्मित। सांद्रता क्या हो जाती है? सांद्रता बढ़ जाती है और बढ़ते ही रंध्र क्या होंगे? खुल गया। सिंपल सी चीज इन्होंने ये बताई कि दिन में पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषी भोज्य पदार्थ बनते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषी भोज्य पदार्थ किस में बनते हैं? पत्तियों में। और रंध्र भी कहाँ होते हैं? कॉमन सी बात है, रंध्र भी कहाँ होते हैं? पत्तियों में। इसलिए पत्तियों के अंदर सांद्रता बढ़ने से, दबाव बढ़ने से वो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। सेम वही क्रिया रात की बात करो। रात में प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद है तो सांद्रता क्या हो गई? घट गई। और सांद्रता घट गई तो रंध्र क्या हो गए? बंद हो गए। सिंपल सी बात वॉन मोहल ने बता दी कि जब प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बढ़ते हैं, सांद्रता बढ़ती है तो रंध्र खुलते हैं, और सांद्रता घट जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये बात वॉन मोहल की सबसे पहले बताई गई है। यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, इन्होंने कार्बनिक पदार्थ जो बताए, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बताए, उनका नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया तो आपको पता है अगली चीज आएगी कौन सी? दूसरा सिद्धांत आएगा अगला, सेकंड। सेकंड सिद्धांत सेकंड की बात करेंगे अपन। स्टार्च शर्करा परिवर्तन, स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। प्रतिपादक लॉयड। कौन है? लॉयड साहब ने यह सिद्धांत दिया था। प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? लॉयड माने जाते हैं। ठीक है, प्रतिपादक लॉयड। वही बात, पादप के अंदर दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। अब नाम उसने कार्बनिक की जगह क्या दे दिया? स्टार्च दे दिया। बात तो वही है, उसने कार्बनिक पदार्थ कहे थे, इसने स्टार्च कह दिया। स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाएगा? शर्करा में। शर्करा में परिवर्तित होगा तो शर्करा कैसी होती है? घुलनशील होती है। और घुलनशील होने के कारण सांद्रता, पत्तियों में सांद्रता क्या होगी? बढ़ गई। और सांद्रता बढ़ गई तो रंध्र क्या हो गए? खुल गए।
रंध्र खुल गए साहब। ये सिंपल सी क्रिया किसने बताई? लॉयड ने। प्यारे बच्चों ध्यान दो, वॉन मोहल ने कार्बनिक पदार्थ बताए और लॉयड ने उस कार्बनिक पदार्थों को नाम क्या दे दिया? स्टार्च बनता है साहब। और स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाता है? शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही शर्करा में स्टार्च परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के तुरंत बाद आपको पता है घुलनशील सांद्रता बढ़ेगी और घुलनशील सांद्रता बढ़ने के कारण आपको पता है पत्तियों की कोशिकाओं के ऊपर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के कारण रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। चलो आगे। दूसरा, रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो गई? बंद होगी तो शर्करा किस में चेंज हो जाएगी? स्टार्च में। स्टार्च में चेंज होगी तो घुलनशील सांद्रता क्या होगी? कम होगी तो रंध्र बंद। वहां खुल रहे थे और यहां रंध्र क्या हो गए? बंद हो गए। ये लो, सेम सी चीज है। एक तरफ तो आप क्या बना रहे हो? स्टार्च से शर्करा, तो स्टार्च से शर्करा बना रहे हो तब तो सांद्रता बढ़ने के कारण रंध्र खुल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है शर्करा वापस किस में बदल जाती है? स्टार्च में। स्टार्च में बदलते ही आपकी पता है घुलनशील सांद्रता कम होगी, कम होते ही रंध्र क्या हो गए? बंद हो गए। अब देखो इसका दूसरा रूपांतरण स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत का रूपांतरण दिया पीएच परिवर्तन सिद्धांत कौन सा? पीएच परिवर्तन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं सिएरे व स्टीवार्ड। कौन है? सिएरे और दूसरे स्टीवार्ड। ये क्या कह रहा है? आपके पास क्या है? स्टार्च, ठीक है, ये किस में बदल रहा है? शर्करा में या ग्लूकोज में। और ये वापस किस में चेंज हो रहा है? स्टार्च शर्करा में बदल रहा है, शर्करा वापस स्टार्च में बदल रही है। तो देखो इसमें पीएच होती है कितनी? 6 से 7 और इसमें पीएच होती है कितनी? 3 से 4। दो पीएच इन्होंने यहां बताई। कौन कौन सी? एक तो 6 से 7 और दूसरी 3 से 4। सीधी सी बात है, ये तो अधिक है और ये क्या है? कम। तो अधिक पीएच पर रंध्र क्या हो रहे हैं? खुल रहे हैं। और कम पीएच पर क्या हो रहे हैं? रंध्र बंद हो रहे हैं। बात तो वही है। बोले साहब स्टार्च शर्करा परिवर्तन तो वही होगा, स्टार्च भी बनेगा, ग्लूकोज शर्करा भी बनेगी, लेकिन आप ऐसा गलत बोल रहे हो। ये डायरेक्ट बनने से नहीं होता। ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? पीएच के ऊपर निर्भर कर रहा है। यदि पीएच की सांद्रता ज्यादा होती है तब तो रंध्र खुल जाते हैं और पीएच की सांद्रता कम होती है तब रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये बात किसने बताई? सिएरे और दूसरे कौन है इनके साथी? स्टीवार्ड। ठीक है, ये आपके पास दूसरा सिद्धांत कौन सा हो गया? स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। तीसरा, थर्ड, के प्लस आयन स्थानांतरण सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है इसके? प्रतिपादक इमामुरा और फ्यूजिनो। दो वैज्ञानिक हैं, इमामुरा और दूसरे इसके साथी कौन है? फ्यूजिनो है। फ्यूजिनो याद रखना, फ्यूजिनो। और इस सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? लेविट ने किया।
रूपांतरण किसने किया? लेविट ने किया। सिद्धांत क्या कह रहा है? वही रटी रटाई चीजें हैं कि पादप के अंदर वही दिन में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्या बनेगा? मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड नाम दे दिया इसने। इससे क्या मुक्त होगा? मैलेट आयन। अब मैलेट आयन की सांद्रता बढ़ने पर ये H+ को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ध्यान दो, किसी कोशिका में प्लस और माइनस की सांद्रता इक्वल होनी चाहिए अंदर और बाहर, उसको कहते हैं प्रासरण नियमन। हमेशा कोशिका नियमित बनाती है उस चीज को, प्लस और माइनस की सांद्रता को इक्वल रखती है। तो प्लस बाहर आ गया तो अंदर भी कौन जाएगा? प्लस जाएगा। कौन सा? K+। स्थानांतरण हो गया, K+ आयन स्थानांतरण सिद्धांत। K+ अंदर जाएगा, उस समय रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो गए? खुल गए। अब देखो, रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो गई? बंद हो गई। क्या बना था? मैलिक एसिड बना था। मैलिक एसिड ने के मैलेट आयन ने वापस किसको ग्रहण कर लिया? H+ को, और बाहर कौन आ गया? K+, और रंध्र क्या हो गए? बंद। रंध्र बंद। देखो प्यारे बच्चों, यहां अब किताबों की कहानी करें या मास्टरों की कहानी करें ना, वो यहीं छोड़ देता है, साहब रंध्र बंद। अरे कैसे हो गई भैया? सीधी सी बात है, वहां H+ K+ का स्थानांतरण हो रहा है, यहां भी वही हो रहा है। स्थानांतरण तो आयन तो दोनों कर रहे हैं ना। आयनों के स्थानांतरण में एक में तो चलो आप मान रहे हो भाई साहब, K+ अंदर गया तब रंध्रों को खोल दिया उसने, लेकिन यहां बाहर आया तब बंद कैसे हुए? H+ तो अंदर जा रहा है। तो ये सिद्धांत यहां अपूर्ण सिद्धांत है। अब इसको पूरा कैसे करें? इस सिद्धांत का आगे रूपांतरण किया गया हार्मोनल या ABA सिद्धांत। आगे इसका रूपांतरण किस में किया गया? हार्मोनल या ABA सिद्धांत। हार्मोनल या ABA सिद्धांत क्या कहता है? इसके रूपांतरण को यहां से अपन जोड़े, इधर ले जाके यहां जोड़े इसके साथ। रात को प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो गई तो पादप के चारों तरफ CO2 की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। देख लो, ध्यान देना, जैसे ही सांद्रता वो उसकी प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, CO2 की सांद्रता बढ़ गई। CO2 की सांद्रता बढ़ने से पादप में क्या हुआ? तनाव हुआ, और तनाव से क्या निकला? ABA का स्राव। ABA का स्राव हुआ, और ABA का स्राव हुआ तो उसने रंध्रों को क्या करवा दिया? रंध्र बंद करवा दिए। यह है इसका पूरा सिद्धांत। ABA थ्योरी या हार्मोनल थ्योरी भी इसलिए ही कहते हैं इसको कि रात को जैसे ही आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद होते ही पादप के चारों तरफ CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, इसीलिए तो कहते हैं रात को पेड़ के आसपास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि श्वसन क्रिया नियंत्रण चलती रहती है, ऑक्सीजन का यूज करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण उसमें क्या हो जाता है? बंद। और प्रकाश संश्लेषण बंद होते ही आपको पता है CO2 अधिक होती है, और CO2 अधिक होगी तो आपको ऑक्सीजन प्राप्ति कम करवाती है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ चलो उसको छोड़ो। अपन को CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण क्या होगा कि तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव के कारण तनाव हार्मोन निकलता है, एक स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन ABA को बोलते हैं। और जैसे ही तनाव हार्मोन निकलेगा तुरंत आपके ये वाष्पोत्सर्जन को क्या करवा देगा? बंद करवा देगा, जल हानि को रोक देगा। अब लिख रखे स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या है? पहला,
अरे ये बार बार दिक्कत करता है, मतलब कुछ सेकंड चाहता है ये, जैसे ही आप स्क्रीन से चेंज करते हो कुछ सेकंड चाहता है ये। पहला, प्रति वाष्पोत्सर्जक। प्रतिवाष्पोत्सर्जक मतलब ऐसे रसायन जो वाष्पोत्सर्जन दर को क्या करते हैं, कम करते हैं, या फिर ऐसे बोले वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करने वाले या रोकने वाले क्या कहलाते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहलाते हैं। और प्रतिवाष्पोत्सर्जक के एग्जाम्पल देखना, PMA, एस्प्रिन, ऑक्सी मिथाइल, मोम तेल, CO2। मतलब यदि इन पादपों का, सुनो, इन पादपों का छिड़काव करते हैं ना, तो छिड़काव करने के कारण वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाती है, कम, वाष्पोत्सर्जन घट जाएगा, इसलिए इन कारकों को बोलते हैं प्रतिवाष्पोत्सर्जक कारक। प्रतिवाष्पोत्सर्जक मतलब वाष्पोत्सर्जन का क्या करने वाले, विरोध करने वाले या वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले पादप, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिवाष्पोत्सर्जक। PEM, फिनाइल म्यूकरिक एसिड, ठीक है। एस्पिरिन, ऑक्सीमिथाइल, मोम तेल, CO2, ये है प्राकृतिक वाष्पोत्सर्जक। प्राकृतिक वाष्पोत्सर्जक यानी प्राकृतिक रूप से वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। इसका यूज होता है ग्रीन हाउस में। किसमें उपयोग होता है, ग्रीन हाउस में। इस खेती को बोलते हैं अपन ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती, और शुष्क खेती में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम। ध्यान दो, CO2 प्राकृतिक वाष्पोत्सर्जक है, पहली चीज तो याद रखना। दूसरी चीज, इसका उपयोग किसमें करते हैं, ग्रीन हाउस में। और ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को रोककर जल की हानि को रोकना या सूखे में खेती करना क्या कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है या शुष्क खेती कहलाती है। मतलब जिसमें जल की मात्रा को कम किया जाता है, जल की मात्रा को रोका जाता है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन के दर के बारे में बात करें, दूसरा स्पेशल पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक किसमें, समोद्भिद में। वाष्पोत्सर्जन कम किसमें, मरुद्भिद में। और मरुद्भिद में क्यों, एक तो गर्त रंध्र होते हैं यहां, गर्त रंध्र प्लस क्यूटिकल होती है, ठीक है। चौथा इसमें पॉइंट, ये एक सक्रिय क्रिया जिसमें ATP का क्या होता है, उपयोग, यानी जिसमें ATP का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में
कोशिका के द्वारा क्या खर्च की जाती है? ऊर्जा खर्च की जाती है। प्रासरणी दाब, KCl व पोटेशियम मेलेट द्वारा। ये आपके कुछ स्पेशल पॉइंट थे। और इस क्रिया के लिए एक और बता दूं मैं, वाष्पोत्सर्जन के लिए हार्मोन जिम्मेदार कौन सा होता है? ABA, एब्सिसिक एसिड। ये कुछ स्पेशल पॉइंट मेरे को यहां आपके इस स्क्रीन पे बताने थे। दोबारा सुनो एक बार। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जलहानि और वाष्पोत्सर्जन दर को कम करना, प्रति वाष्पोत्सर्जक, PMA, एस्प्रिन, ऑक्सीमिथाइल, मोम, तेल, CO2। और CO2 वाली कहानी मैंने ये बताई आपको कि ये पादपों में कैसे होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, मतलब कृत्रिम रूप से नहीं होता। तो इसलिए इसका यूज किस में होता है? ग्रीन हाउस में। और ग्रीन हाउस में कौन सी कृषि कहलाती है? शुष्क कृषि, जिसमें वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन से आवास में होती है? समोद्भिद आवास में। सबसे कम किस में होगी? मरुद्भिद आवास में। 5, वाष्पोत्सर्जन एक सक्रिय क्रिया है जिसमें कोशिका के द्वारा क्या खर्च की जाती है? ऊर्जा खर्च की जाती है। इस क्रिया में प्रासरणी दाब बनता है। सक्रिय क्रिया है तो प्राशन लगेगा, और प्राशन लगेगा तो दाब बनेगा। उस दाब को क्या कंट्रोल करने वाले 2 आयन या 2 यौगिक कौन से हैं? KCl और पोटेशियम मेलेट, 2 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखो, एक स्लाइड इसमें रह गई, अपने कारक भी तो काम में आते हैं वाष्पोत्सर्जन में, कारक। चलो इसको ऐसे करवाते हैं यहां। हाँ चलो, वाष्पोत्सर्जन के कारक। वाष्पोत्सर्जन के कारक 2 प्रकार से बांटेंगे। एक तो अंतः कारक और दूसरे बाह्य कारक। अंतः कारक में पत्तियों का क्षेत्रफल, पत्तियों की संरचना, और तीसरा रंध्रों की संख्या। ये 3 कारक ऐसे हैं। पत्तियों का क्षेत्रफल अधिक तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? अधिक। पत्तियों की संरचना भी लिखाई थी मैंने, गर्तरंध्री है या क्यूटिकल का आवरण है? क्यूटिकल, क्यूटिकल पर कम होता है। और संख्या में आप समझिए कि रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन दर भी क्या होती है? अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन दर भी ज्यादा होती है। बाह्य कारक, ताप, प्रकाश, वायु, जल और आर्द्रता।
चार कारक हैं, ताप, प्रकाश, वायु, जल और आर्द्रता। चारों को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर, वाष्पोत्सर्जन दर क्या होती है? अधिक। प्रकाश नीले लाल में क्या होता है? सर्वाधिक। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? अधिक होगा। और जल, प्राप्य जल अधिक तो वाष्पोत्सर्जन अधिक। वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? ज्यादा। और आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम। ये आपके मुख्य कारक है, इनको तो याद रखना है। देखो इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है। कई बार अपने कारण कथन वाले में कोई थ्योरी टाइप का जो क्वेश्चन दे देता है ना, उसके अंदर इनको पूछ लिया जाता है, बाकी इनसे कोई ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, अगला देखो। बिंदु स्राव, गुटेशन। बिंदु स्राव या गुटेशन की खोज बर्कस्टीन ने। खोज किसने की? बर्कस्टीन ने की थी। सबसे पहले बर्कस्टीन ने इसको खोजा था। किसको? बिंदु स्राव को। बिंदु स्राव की क्रिया पादप के द्वारा जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। मतलब पादप की कोई भी भाग बताएंगे अभी, तो पादप के भाग के द्वारा जल की छोटी छोटी बूंदों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। बिंदु स्राव की क्रिया किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा नहीं, जल रंध्रों द्वारा। जल रंध्रों द्वारा। और जल रंध्र कहाँ होते हैं? किनारों पर, एपिथेम सेल्स में। ये दो चीज ध्यान रखना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है? पत्तियों की सतह से। ठीक है, और सतह पर रंध्र कहां होते हैं? बताओ, रंध्र कहां होते हैं पत्तियों की सतह पर? रंध्र मीजोफिल कोशिकाओं में। और जल रंध्र कहां होते हैं? किनारों पर, एपिथेम कोशिकाओं पर। दोनों चीजें अलग अलग है, अलग अलग ही आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग ही आपको समझनी है। ठीक है, इस बिंदु स्राव प्रातःकाल व वर्षा ऋतु में अधिक। मतलब आप सुबह जल्दी उठ के देखो तो घास वगैरह जो ये होते हैं ना, उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई होती है जल की। उसी जल की छोटी छोटी बूंदों को ही अपन बोलते हैं गुटेशन या बिंदु स्राव, जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है और सुबह के टाइम आपको ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रातःकाल सुबह। और इस क्रिया में अशुद्ध जल का स्राव, अशुद्ध जल का क्या होता है? स्राव होता है।
एक कोशिका से कितना जल निकल सकता है? 200 ml। ये 200 ml जल प्लस उसके साथ खनिज, कार्बनिक तत्व या उपयोगी पदार्थ स्रावित होते हैं। उपयोगी पदार्थ भी उसके द्वारा क्या किए जाते हैं? स्राव किए जाते हैं। उपयोगी पदार्थ बाहर निकलते हैं। अशुद्ध जल निकलता है भाई, इसमें ध्यान रखना, विशेष आपका यही ध्यान रखना है, इसमें अशुद्ध जल निकलता है, अशुद्ध चीजें बाहर निकलती है। अब देखो इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, घास, टमाटर, कोलो केसिया, गार्डन नेस्टामियम, गार्डन नेस्टामियम। आप एक चीज और ध्यान रख लेना, कुकर बिटेसी, बिटेसी कुल में, कुकर बिटेसी जो कद्दू वर्गीय जो चीजें होती है ना, उन चीजों में ये सबसे ज्यादा स्रावित होता है। घास हो गया, टमाटर हो गया, कोलोकेसिया, कनाडा बालसम भी आता है, कनाडा बालसम, इनके अंदर नेस्टामियम और कुकर बिटेसी कुल में ये होता है। तो ये देखो बिंदु स्राव था, बिंदु स्राव से रिलेटिव सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, बहुत अच्छे से आपको समझा दी, बता दी गई है। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हो। अब देखो, जैसे किसी पादप के कोई कट या घाव हो गया, घाव पर क्या होता है? रस स्राव होता है, रस स्राव। जैसे ताड़ से क्या निकलती है? ताड़ी, और प्रतिदिन 50 लीटर। मतलब कैसे आप किसी चीज को कट लगा दो, उस कट से क्या निकलती है? रस स्राव होता है, मतलब कुछ चीजें बाहर निकलती है। जैसे ताड़ का वृक्ष होता है टोडीपम, ताड़ के वृक्ष को बोलते हैं अपन टोडीपम। टोडीपम के तने के ऊपर कट लगा देते हैं, तो उस कट लगाने से उसके द्वारा उपयोगी चीजें बाहर निकलती है। वो उपयोगी चीजें कौन सी होती है? ताड़ी। और ताड़ी का यूज साउथ में किया जाता है, किसमें? वो ताड़ी जो विशेष फंक्शन होते हैं ना, उनके लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी? वाष्पोसर्जन, ट्रांसपिरेशन का टॉपिक। देखो इस वाष्पोसर्जन में सबसे पहले तो इसका नॉर्मल परिचय था स्टार्टिंग में। इस परिचय के बाद अपन ने किस पे आए? प्रकार पे। प्रकार के बाद रंध्रों की संरचना, खोज वगैरह, या इनकी संख्या वगैरह, इनके प्रकार वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद रंध्रों की क्रियाविधि वाले सिद्धांत हैं, इसमें 3, कोशिकीय उत्पाद सिद्धांत, दूसरा कौन सा है? स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत, और इसका रूपांतरण पीएच परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने चर्चा की सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा? K+ आयन स्थानांतरण सिद्धांत या हार्मोनल ABA सिद्धांत। कुछ स्पेशल चीजें मैंने आपको ये बताई, प्रतिवाष्पोसर्जक बताया, वाष्पोसर्जन दर कहाँ होती है, कैसे नियंत्रित होती है, कौन सी क्रिया है, इसके प्राशन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, प्रतिवाष्पोसर्जक क्या होता है, और इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है। ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी, दिख रही है स्क्रीन पे, सारी चीजें मैंने आपको उस टाइम में समझा दी थी। फिर इसके बाद में वाष्पोसर्जन के प्रमुख कारक देख लिए कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे वाष्पोसर्जन दर घटती है या वाष्पोसर्जन दर बढ़ती है, उन सब की चर्चा अपन ने कर ली। लास्ट में कौन सा था अपना? लास्ट में अपना कौन सा टॉपिक है? बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव के अंदर एक स्पेशल चीज याद रखना, वहां वाष्प के रूप में होता है और यहां जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। वो क्रिया किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा, ये जल रंध्रों द्वारा। उसमें मीजोफिल कोशिकाएं और इसमें कौन सी? एपिथीम कोशिकाएं। उसमें पत्ती की सतह काम करती है और इसमें किनारे काम करते हैं, वो भी जैविक क्रिया और ये भी एक जैविक क्रिया। अंतर होता है जल के बाहर निकलना,
यहाँ अशुद्ध जल जरूर निकलता है, लेकिन अशुद्ध जल के साथ उपयोगी चीजें भी बाहर निकल जाती है। और सेम ऐसी चीज यदि आपको किसी घाव या कट लगाते हो तो उससे रस स्रावित होता है। मतलब यहां पर आपका पूरा वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।